अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 का एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट 8 होप इज़ द थिंग विद फेदर्स ये समझाया था। इस पोएम में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो समझाए थे, और साथ में आखिरी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो उस जो फिगर ऑफ स्पीच था इमेजरी, वो मैंने समझाया था। आज की वीडियो में हम मज़ीद इसका जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज में वो है कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन को मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इधर बुक में जो है ना थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज में लिखा है, मैं इससे आपको आसान अल्फाज में समझा सकता हूँ। तो आइए चलते हैं ज़रा इसको देखते हैं। अच्छा, तो कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन को हम कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये होते क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं पहले जो है ना कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, फिर जो है ना आपको समझ आ जाएगी कि कॉनोटेटिव मीनिंग एंड डिनोटेटिव मीनिंग में क्या फ़र्क होता है। पहला एग्जांपल है हमारे पास, आई सॉ अ ब्लैक स्नेक लास्ट नाइट। मैंने कल रात को एक काला सांप देखा। अब स्नेक का मुराद क्या होता है? सांप, यानी हर किसी को पता है कि एक किस्म का जानवर होता है जो रेंगता है, रेप्टाइल्स होते हैं, वो क्या होता है? स्नेक होता है। ठीक है, इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं, नीचे सेंटेंस लिखा है माई ब्रदर किल्ड अ स्नेक, मेरे भाई ने एक सांप को मारा कल रात। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। अब यहाँ पे जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया है स्नेक, इसकी अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो डिक्शनरी में हमें क्या मीनिंग मिलेगी कि इसको सांप कहते हैं, यानी एक रेप्टाइल होता है जो रेंगता है, जिसके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, जो डिक्शनरी वाली मीनिंग होते हैं इसको हम कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, यानी सांप की जो असल मीनिंग होती है, जो आप डिक्शनरी वाली मीनिंग होती है, उसको हम कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग। अब दूसरा एग्जांपल ज़रा देखें, डू नॉट ट्रस्ट हिम, उस पर एतबार ना करो, ही इज़ अ स्नेक, वो एक सांप है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना स्नेक, यहाँ पे स्नेक की मीनिंग जो है ना कुछ और है। यहाँ पे स्नेक के साथ आपने कुछ इमोशंस, कुछ वर्ड्स, कुछ फीलिंग्स एसोसिएट किए हैं, इसमें कुछ छुपी हुई मीनिंग है। आप उसे सांप बोलते हो, यानी किसी बंदे को आप सांप बोल रहे हो तो किसी वजह से बोल रहे हो ना। तो यहाँ से मुराद है स्नेक वो बंदा होता है जो बहुत ही बेतबार होता है या इविल होता है, या जो पीछे आपके जो है ना, मतलब कि आपका दोस्त होता है और पीछे जो है ना आपकी बुराइयां करते हैं, तो उसको भी आप स्नेक कह सकते हो। जिस तरह आस्तीन के सांप होते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा। तो यहाँ पे जो स्नेक है, ये जो है ना इस कौन सी मीनिंग दे रहे हैं? कॉनोटेटिवली इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे स्नेक की मीनिंग क्या है? कॉनोटेटिव मीनिंग दे रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाएं। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। ब्लू जो है ना एक कलर होता है ना, जिस सबको पता है कि ब्लू क्या है? एक कलर है, आसमान नीले कलर का है। ठीक है, अब ये जो है ना ब्लू, इसको हम कहते हैं एक किस्म का कलर होता है। तो ये जो उसकी, अगर आप ब्लू को डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो ब्लू की मीनिंग आपको क्या मिलेगी कि ये एक किस्म का कलर होता है। ठीक है, अच्छा, ये ये जो डिक्शनरी वाली मीनिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? डिनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, डिनोटेटिव यानी डिक्शनरी मीनिंग। अब ज़रा ब्लू की एक और मीनिंग भी हो सकती है, ये कॉनोटेटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, चौथा सेंटेंस है, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, आज मैं बहुत उदास हूँ, यानी आज मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरे सेंटेंस है, यहाँ पे चौथे सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, यहाँ पे जो ब्लू है इसका मतलब कलर नहीं होता। यहाँ पे इसको हमने मेटाफोरिकली कॉनोटेटिवली इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है सैड। ठीक है, यानी तो कनोटेशन उसको कहते हैं जब आप किसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उसकी डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से। तो उसको कहते हैं डिनोटेशन। कॉनोटेशन या कॉनोटेटिव मीनिंग उस वर्ड की होती है, वो मीनिंग होती है जब उसकी मीनिंग असल मीनिंग नहीं होती डिक्शनरी वाली, बल्कि आप किसी और पर्पस के लिए, किसी इमोशंस के लिए, किसी जज्बात को जाहिर करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इन दोनों में यही फ़र्क होता है। अच्छा, नीचे मैंने लिखा है डिनोटेटिव मीनिंग एंड कॉनोटेटिव मीनिंग।
डिनोटेटिव मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग होती है, हूबहू लफ्ज़ी मतलब होता है एक वर्ड का, जो आप ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में वही मीनिंग होता है। जबकि कनोटेटिव मीनिंग जो होता है ये मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, इसको हम नॉन लिटरल मीनिंग भी कहते हैं या हिडन मीनिंग यानी छुपा हुई जो मतलब होता है उसका, ठीक है। तो ये था कनोटेशन एंड डिनोटेशन। आई होप कि आपको अगर कोई सेंटेंस दिया हो उसमें कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया हो तो आपको पता चलेगा कि ये कनोटेटिवली इस्तेमाल किया है या डिनोटेटिवली, ठीक है। तो आगे हम एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उसका जो है ना हमने कनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग दोनों बताने हैं, वो ज़रा मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बुक में एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उन उन वर्ड्स के कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग आपने तलाश करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है जो मुझे अभी नज़र आ गई है पिक्चर में। इसको ज़रा मैं आपको ठीक करके देता हूँ। यहाँ पे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, उसके बाद मैंने कनोटेटिव मीनिंग लिखा है, फिर आखिर में डिनोटेटिव मीनिंग। तो ये कनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग की जो प्लेसमेंट है वो अपोजिट हो गई है। तो जो कनोटेटिव मीनिंग है इसकी जगह पे आप डिनोटेटिव मीनिंग लिखते हैं, और जो डिनोटेटिव मीनिंग है इसकी जगह पे आप कनोटेटिव मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अच्छा, पहला पहला वर्ड है हमारे पास वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है। इसकी अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देते हैं या डिनोटेटिव मीनिंग देखते हैं तो वो डिनोटेटिव मीनिंग क्या होती है, हॉट टेम्परेचर यानी गर्म टेम्परेचर जो होता है, ये उसकी जो है ना डिक्शनरी मीनिंग होती है या डिनोटेटिव मीनिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी कनोटेटिव मीनिंग देखते हैं, यानी उसके साथ जब आपने कोई हिडन मीनिंग छुपाई होती है, मेटाफोरिकल मीनिंग, वार्म का मतलब ये भी हो सकता है फ्रेंडली यानी दोस्ताना। तो ये जो फ्रेंडली या दोस्ताना है ये वार्म का कनोटेटिव मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास गेल। गेल का जो डिक्शनरी मीनिंग है या डिनोटेटिव मीनिंग है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज तूफान, तेज हवा। लेकिन अगर आप इसका कनोटेटिव मीनिंग देखते हैं तो कनोटेटिव मीनिंग इसका होता है अनस्टॉपेबल या पावरफुल यानी ताकतवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सी। सी को यानी दरिया होता है ना, पानी का जो एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, सी ऑफ वाटर। यानी इसको आप सिंपली अगर डिक्शनरी में देखते हो ना तो एक जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी खड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक है। ये उसका डिनोटेटिव या डिक्शनरी मीनिंग होता है। लेकिन सी का जो कनोटेटिव मीनिंग होता है डेप्थ, गहराई, आप इसका ये मीनिंग भी ले सकते हैं। चौथा नंबर है एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है या डिनोटेटिव मीनिंग होता है वो क्या होता है, द एंड पॉइंट यानी जो आखिरी पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिटी। लेकिन जो इसका मेटाफोरिकल या कनोटेटिव मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स। एक्सट्रीमिटी का नॉन लिटरल मीनिंग या कनोटेटिव मीनिंग क्या है, डिफ़िकल्ट टाइम्स यानी मुश्किल हालात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है चिलिएस्ट। चिलिएस्ट का जो डिक्शनरी मीनिंग है या डिनोटेटिव मीनिंग है वो क्या है, वेरी कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा। लेकिन इसका जब आप कनोटेटिव मीनिंग देखते हैं, मेटाफोरिकल मीनिंग देखते हैं, इस वो क्या होता है, लेक ऑफ वार्मथ या अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना। एक होता है दोस्ताना, तो चिलियस्ट का जो कनोटेटिव मीनिंग है वो क्या है, अनफ्रेंडली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगले टॉपिक को ज़रा देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ग्रामर का वो है प्रीपोजिशन। A preposition shows a relationship between ideas in a sentence। यानी प्रीपोजिशन जो होता है वो दो आइडियाज़ के दरमियान जो ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप होता है, उसको ज़ाहिर करता है। प्रीपोजिशन यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस वेयर और व्हेन। प्रीपोजिशन हमें जवाब देता है कौन से सवालों का, वेयर यानी ये हमें लोकेशन के बारे में बताता है या टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। दे ऑफन टेल द लोकेशन ऑफ अ पर्सन, ये हमें किसी पर्सन की लोकेशन के बारे में बताते हैं। और एन ऑब्जेक्ट इन टाइम और स्पेस, या किसी चीज़ के टाइम के बारे में हमें बताता है या उसकी जो पोजीशन होती है उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। यूज, अच्छा, इसके बाद जो एक्सरसाइज है, यूज द कॉमन प्रीपोजिशंस फ्रॉम द वर्ड बैंक टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं आसान से जिसके ज़रिए से हमने इन सेंटेंसेस को फिल करना है। पहला पहला है द प्रिंसेस लिव्स इन द कैस्टल। अब यहाँ पे अगर आप इनको देख लेते हैं ना, द प्रिंसेस लिव्स कि जो शहजादी है वो रहती है, कहाँ पे रहती है, इन द कैस्टल। यहाँ पे इन जाहिर कर रहा है शहजादी की पोजीशन, जाहिर कर रहा है उसकी लोकेशन कि वो कहाँ पे रहती है, ठीक है।
दूसरा है हमारे पास आई बॉट सम मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, यानी मैंने कुछ दूध खरीदा फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से, यानी ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। माई सिस्टर सेट विद माई मोम, कि मेरी माँ जो है मेरी बहन मेरी माँ के साथ बैठ गई। विद का मतलब होता है टुगेदर, यानी साथ, आप कह सकते हो इन द बस, ठीक है। माई सिस्टर सेट विद माई मोम इन द बस। चौथा नंबर है हमारे पास, वेन वी गॉट रेडी फॉर द डिनर, यानी जब हम डिनर के लिए रेडी हो गए। आई हैड टू टेक माई बुक्स फ्रॉम द टेबल, तो मुझे टेबल से अपनी किताबें हटानी पड़ी, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, वी टूक अ ट्रिप टू टाउन लास्ट वीक, यानी हमने एक ट्रिप लगाया, कहाँ पे लगाया, टू टाउन। टू यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, यानी किसी एक जगह से जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए आप टू इस्तेमाल करते हैं। टू डायरेक्शन की प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ओके, छठा नंबर है हमारे पास, ही इज़ एट होम, वो घर पे है, ठीक है। यानी जब भी कोई इस तरह का जुमला हो, ही इज़ एट होम, ही इज़ एट ऑफिस, या ही इज़ एट स्कूल, ठीक है, तो फिर आप जो है ना एट का इस्तेमाल करते हो। सातवां है हमारे पास, हर अपार्टमेंट इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर, उसका जो अपार्टमेंट है वो सेकेंड फ्लोर पे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर है या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग होते हैं उनके फ्लोर्स होते हैं, तो उसकी पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए आप ऑन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्रीपोजिशन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, इन एट ऑन इन सारों की यूजेस मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द बोट विल टेक यू अक्रॉस द रिवर, यानी कि ये जो कश्ती है वो आपको दरिया के उस पार, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएगी, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। द स्ट्रीट रन्स अलोंग द सी फ्रंट, अलोंग का मतलब होता है साइड बाय साइड, ठीक है। तो द स्ट्रीट रन्स अलोंग द सी फ्रंट। अच्छा, 10th नंबर है हमारे पास, आई प्रेफर टू राइड माई बाइक डाउन द हिल। डाउन को आप इस्तेमाल करते हो जब आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ मोशन होते हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, डाउन इस्तेमाल करते हो। तो आई प्रेफर टू राइड माई बाइक डाउन द हिल, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। इस एक्सरसाइज में आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस तो नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं उसकी उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या काम करता है सेंटेंस में, और प्रीपोजिशनल फ्रेज़ की आप पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और वर्ब एंड एडवर्ब के बारे में। इन चार चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक ऐसे अल्फाज का ग्रुप होता है, दैट फंक्शंस एज ए नाउन, जो नाउन का काम करता है, एजेक्टिव एजेक्टिव का काम करता है, और एडवर्ब या फिर एडवर्ब का काम करता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं जो नाउन का काम करते हैं, एजेक्टिव का काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं। नाउन का काम वो कैसे करेंगे, किसी नाउन की जगह पर वो आएंगे। एजेक्टिव का काम जब वो करेंगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एडवर्ब का जब वो काम करेंगे तो फिर वो हमें या तो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, या फिर एजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम ज़रा इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको ज़रा देखते हैं। ओके, पेज नंबर 83 पे आ जाए। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर बी है हमारे पास, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो एडिंग अ प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रॉम द बिलो, यानी यहाँ पे आपको कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दिए हैं, इन फ्रेजेस को आप क्या करें, इन नीचे दिए गए 5 सेंटेंसेस में लगा दें, फिक्स करें। पहला प्रीपोजिशनल फ्रेज है अक्रॉस द यार्ड, विथ स्प्रिंकल्स, एट द पार्क, इन अ फ्यू डेज, बाय द हंटर्स, ठीक है। तो ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है, अगर आप इसको देखते हैं हर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखें कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा उसके शुरू में प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। अच्छा, पहला पहला हमारे पास सेंटेंस है, द चिल्ड्रन प्लेड सीसा एट द पार्क, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखते हैं ना, एट द पार्ट, ये किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ये आपको लोकेशन बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पे खेल रहे हैं, एट द पार्क, लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है यहाँ पे। दूसरा अगर हम देखते हैं, द कप केक इज यूअर्स, द कप केक विथ स्प्रिंकल्स इज यूअर्स। अब यहाँ पे देखें ना, द कप केक, इसके साथ आप आगे लगा दो विथ स्प्रिंकल्स, तो कप केक को जो है ना, ये एक नाउन है। विथ स्प्रिंकल्स जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कप केक को मॉडिफाई कर रहा है कि कौन से टाइप का कप केक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास, द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बाय द हंटर है, ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। देखे ना, द लायन वाज किल्ड बाय whom, ये आपको जवाब दे रहे हैं हु का या whom का, कि किसने ये एक्शन किया। और एक्शन जो करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कोई नाउन होते हैं, ठीक है। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ना, वी विल बी बैक, हम वापस आ जाएंगे, कब वापस आ जाएंगे, इन अ फ्यू डेज। इन अ फ्यू डेज आपको बता रहा है कि ये जो एक्शन है ये कब होगा, ये टाइम के बारे में बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी एक्शन के टाइम के बारे में। पांचवा है हमारे पास, लुबना रॉड हर बाइसिकल अक्रॉस द यार्ड। अब अक्रॉस द यार्ड आपको लोकेशन बता रहा है, ठीक है, कि लुबना जो ना, वो अपना बाइसिकल, उसने अपना बाइसाइकिल चलाया कहाँ पे, अक्रॉस द यार्ड, ठीक है। ये अक्रॉस द यार्ड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि आपको बता रहा है वो जो एक्शन है राइडिंग बाइसिकल का, यानी बाइसिकल चलाने का जो एक्शन है वो कहाँ पे किया उसने, अक्रॉस द यार्ड। तो ये आपको जवाब दे रहे हैं वेयर का, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा एडवर्ब का काम करते हैं या फिर एडजेक्टिव का काम करते हैं या नाउन का काम करते हैं। वो आपको बताता है कि एक्शन कहाँ पे हुआ है, एक्शन क्यों हुआ है, एक्शन कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे पास है, राइट अ सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशनल फ्रेज बिलो, फ्रेजेस बिलो। यहाँ पे नीचे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इन पे आपने सेंटेंसेस बनाए हैं। अबाउट द बुक, ओवर द रिवर, ऑन ट्यूसडे, बाय द चेयर, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इन पे आप सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। डी नंबर पे आते हैं, अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज इन ईच सेंटेंस, सर्कल द प्रीपोजिशन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन करें और प्रीपोजिशन के ऊपर सर्कल लगाएं। तो मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज के नीचे लाइन लगाया है। प्रीपोजिशन आपको पता है कि क्या है, कौन सा वाला है, मुझे सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पहला हमारे पास सेंटेंस है, माई ग्रैंड पेरेंट्स इंजॉयड बोटिंग। हमारे मतलब कि मेरे ग्रैंड फादर्स, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, उन इंजॉयड किया बोटिंग को, कश्ती पे जो वो सवारी होती है वो इंजॉय की। ऑन द ब्यूटीफुल लेक, ऑन द ब्यूटीफुल लेक ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि क्या कर रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, यानी कि जो ये एक्शन है ये कहाँ पे हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको बता रहा है, माई ग्रैंड पेरेंट्स इंजॉयड बोटिंग, वेयर दे इंजॉयड बोटिंग, दे इंजॉयड बोटिंग ऑन द ब्यूटीफुल लेक, ठीक है। ऑन द ब्यूटीफुल लेक आपको जवाब दे रहा है प्लेस का, यानी आपको प्लेस के बारे में बता रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, स्पाइडर्स डू नॉट यूजुअली बिल्ड वेब्स, यानी कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो अपने जो उनकी वेब्स होती हैं, झाले होती है, वो नहीं बनाते हैं इन अ बिजी एरिया। अब यहाँ पे भी आपको इन अ बिजी एरिया एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि आपको लोकेशन बता रहे हैं कि जो स्पाइडर है वो अपने जाल किधर नहीं बनाते, उनकी जगह आपको बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तीसरा है हमारे पास, आवर क्रिकेट टीम प्लेड वेल ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट, ठीक है। अच्छा, हमारा जो क्रिकेट टीम था वो बहुत अच्छा खेला ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आप ज़रा सोच लें कि ये आपको प्लेड के बारे में बता रहा है, हाउ दे प्लेड,
दे प्लेड वेल वेयर दे प्लेड ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट। ये आपको, सॉरी यहाँ पे मैंने हाउ लगाया है, लेकिन ये आपको वेन के बारे में बताते हैं कि कब उन्होंने कब अच्छा खेला। ड्यू यानी दौरान चैंपियनशिप टूर्नामेंट वो बहुत अच्छा खेले। एक्शन की जो है ना टाइम के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहे हैं, ठीक है। चौथा है हमारे पास द सन शोन ब्राइटली इन द आफ्टरनून, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द सन शोन ब्राइटली, व्हेन द सन शोन ब्राइटली इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून इज अ prepositional phrase and it is answering the questions of when, it is acting like an adverb, ठीक है। तो ये एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं। पांचवा है हमारे पास आई सॉ अ वंडरफुल पेंटिंग बाय सादेकेन, ठीक है। मैंने एक वंडरफुल पेंटिंग देखी जो कि किसने बनाई थी, बाई सादिकीन। यहाँ पे जो बाई सादिक सादिक है या सादिकैन है, ये एक नाउन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का कर रहा है। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं और एडवर्ब का काम करते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की दो टाइप्स होती है, एक एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो एडजेक्टिव का काम करती है, यानी वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, उसको हम एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं। दूसरी जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो एडवर्ब का काम करते हैं वो उसको हम कहते हैं एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।